नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पंचकर्म। तो पंचकर्म ये आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो पंचकर्म जो है एक प्राचीन आयुर्वेदिक थेरेपी है जो शरीर के अंदर जमा हुए जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जिसे आयुर्वेद की भाषा में अमा कहा जाता है, उनको बाहर निकालने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। पंचकर्म पंचकर्म में पंच प्लस कर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पंच का अर्थात है पांच और कर्म का अर्थात है क्रिया। यानी ये 5 प्रकार के शुद्धिकरण के क्रियाओं का समूह है। पंचकर्म सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस है। इसमें शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का बैलेंस बनाया जाता है। इस थेरेपी का उद्देश्य है दोषों का संतुलन, रोगों का निवारण, शरीर का पुनर्जीवन, रिजुविनेशन। ये करना इस पंचकर्म का सिद्धांत उद्देश्य है। ये करके पंचकर्म से हम ये हासिल करते हैं। ठीक है। अब पंचकर्म जो होता है सब समझेंगे, इसमें जितनी पांचों क्रियाएं हैं उसके बारे में समझेंगे। रियल लाइफ में भी कितना ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी समझेंगे। बट जैसे क्या होता है कि पंचकर्म में एक चीज़ होती है कि इसके पहले एक होता है पूर्व कर्म। ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्रधान कर्म, फिर होता है पश्चात कर्म। ठीक। पूर्व कर्म मतलब जो पंचकर्म होना है उसके पूर्व की एक प्रोसेस है कि उसमें क्या किया जाएगा। लेट सपोज अगर कभी आपने किसी का ऑपरेशन देखा हो, हाथ पैर कान नाक किसी भी चीज़ का, या फिर आपका खुद का हुआ हो, तो अगर कभी आपका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर आपको बोल देगा कि भाई शाम तक एडमिट कर लेगा और बोलेगा कि रात के 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना पीना, जो पानी नहीं पीना भी पी लो, 12 के बाद कुछ भी मत पीना खाना। इसके बाद ना कुछ पीना ना कुछ खाना, और सुबह भी कुछ नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑपरेशन आपको 2 4 5 घंटे के बाद मिलेगा। तो ये पूर्व कर्म है। फिर आपके जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है उसको वैक्स कर दिया जाएगा, उस एरिया के बाल वगैरह क्लीन कर दिए जाएंगे। इसके बाद कुछ गोली दवाई आपको दी जाएगी। ठीक है। फिर होगा प्रधान कर्म, जिसमें ऑपरेशन शामिल है, यहाँ पे पंचकर्म शामिल है। फिर जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद एक प्रक्रिया होगी जिसे कहते हैं पश्चात कर्म। तो जैसे ऑपरेशन होने के बाद क्या बोलते हैं कि भाई आपको जो है मतलब हाथ पैर नहीं डुलाना है, ये दवाई खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, ठंडा गर्म क्या खाना है, क्या नहीं पीना है। ठीक है। कितने दिन के बाद ड्रेसिंग करानी है, ये सब बताएंगे। तो सेम पंचकर्म में भी ऐसा होता है। पंचकर्म के पूर्व कुछ किया जाता है, पंचकर्म के बाद कुछ किया जाता है। तो ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है। तो जैसे पंचकर्म के बाद क्या किया जाता है वो समझने से पहले तो ये समझ लें कि पंचकर्म के पूर्व क्या किया जाता होगा। ठीक है। तो पंचकर्म के पूर्व जो पूर्व कर्म होता है उसको देख लेते हैं। तो इसमें शरीर को तैयार किया जाता है, जिसमें स्नेहन और स्वेदन, ठीक, ये दो चीज़ें शामिल हैं। क्या करते हैं? स्नेहन करते हैं और स्वेदन करते हैं। ठीक। स्नेहन में क्या करते हैं कि व्यक्ति को इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह से स्नेहन करते हैं। जैसे कि उसको क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे कि भाई ये लो, ये तेल है, सरसों का, राई का, तिल का, किसी भी चीज़ का तेल देंगे, और एक चम्मच तेल देंगे, उसको गर्म पानी में डाल के घोल देंगे, या फिर घी देंगे गर्म पानी में डाल के घोल देंगे और उसको बोलेंगे इसको पी लो। वहीं एक्सटर्नल स्नेहन में क्या करते हैं कि उसको मालिश करते हैं शरीर की उसकी। ठीक है। तेल से मालिश करते हैं, हल्का कुनकुना तेल होगा, गर्म तेल होगा, उससे मालिश करते हैं, ये होता है। वहीं जो स्वेदन होता है, स्वेदन में क्या करते हैं, स्वेदन का मतलब होता है पसीना लाना। ठीक है। यानी इंड्यूस्ड स्वेटिंग, ये एक पूर्व कर्म है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मतलब जैसे या तो उसको क्या करेंगे कि इस तरीके से स्टीम बाथ दिलाएंगे। ठीक है। या फिर उसको एक गर्म कंबल उड़ा देंगे ताकि उसके शरीर से पसीना निकले। तो ये सब होता है। स्वेदन मतलब होता है पसीना काइंड ऑफ। ठीक। अब हम आते हैं पंचकर्म में। तो पंचकर्म में क्या होगा, तो अब वो देखते हैं। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है।
पंचकर्म में पहला आपका वमन, ठीक है, फिर है विरेचन, फिर आपका नस्य, फिर वस्ति और फिर रक्त मोक्षण, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं आपकी। कौन कौन सी चीज़ें शामिल है देख लीजिए। वामन, विरेचन, वस्ति जिसे एनिमा भी कहते हैं, नस्य जिसे नाक चिकित्सा भी कहते हैं, रक्त मोक्षण जिसे रक्तपात भी कहते हैं, ठीक। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म की परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो लिखना, पंचकर्म प्राचीन आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है उसके अंतर्गत एक शोधन प्रक्रिया है जिसके तहत 5 कर्म किए जाते हैं और व्यक्ति के शरीर को दोषों से मुक्त किया जाता है या विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब मैं आपको इसमें जो जो होता है, वमन में क्या होता है, विरेचन में क्या होता है, इस सब के बारे में ओरली पहले यहाँ पे आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी स्लाइड आप देख लीजिएगा, उसका थोड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो जो पहले तो ये देख लेते हैं कि जैसे पंचकर्म है कब करना चाहिए। क्या सबको पंचकर्म कर लेना चाहिए कि मुँह उठाए चले गए पंचकर्म करा लेते हैं? नहीं। तो भाई सबसे पहले तो आपके शरीर में जिस चीज़ का दोष निकल के आ रहा है कि आपको वात दोष है, पित्त दोष है, कफ दोष है, उस दोष के हिसाब से आपको हो सकता है वमन की ज़रूरत पड़े, हो सकता है विरेचन की, हो सकता है रक्त मोक्षण की, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई दो की ज़रूरत पड़ जाए, वमन की और रक्त मोक्षण की। इसके बाद कोई सीजन भी होता है, जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में आपको वमन, रक्त मोक्षण ये सब नहीं कराना चाहिए, आपको वर्षा ऋतु में वस्ति कराना चाहिए, ठीक है। बसंत ऋतु अगर चल रही है तो आपको वमन कराना चाहिए, ठीक है। शरद ऋतु चल रही है तो आपको विरेचन और रक्त मोक्षण ये 2 चीज़ें करानी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद अब हम देखते हैं जो तो इसमें एक बार आपको जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसमें एक और चीज़ होती है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा और आपको समझना चाहिए। जैसे कि आयुर्वेद जो चिकित्सा होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें शामिल होती है, एक होता है समन और एक होता है शोधन, ठीक है। जो समन होता है उसमें आपका शामिल है कि जैसे यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो आयुर्वेदिक दवाई से, गोली से, काढ़े से, ठीक है, भस्म से, रस से, औषधि से, ठीक है, उसका इलाज कर दिया जाए। बट मान लीजिए एक टाइम स्पैन के बाद वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, व्यक्ति फिर से बीमार हो गया है, तब फिर शोधन किया जाता है। तो शोधन जो है इसमें शामिल है क्रियाएं जिसमें आपका पंचकर्म वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब अगर व्यक्ति कोई बीमार है तो उसको पंचकर्म तो करना ही चाहिए, बट अगर कोई बीमार नहीं है उसको भी पंचकर्म जो है करवाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि जो पंचकर्म है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बीमार व्यक्ति के लिए है, वो दोनों के लिए हो सकता है, जो बीमार है उसके लिए भी, जो बीमार नहीं है क्योंकि वो बीमार हो भी तो सकता है तो उसके लिए भी पंचकर्म है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हुआ पंचकर्म, ये हुआ दोष, ये हुआ विधि, ये हुआ लक्षण, ठीक है। अब देखिए 5 तरीके के पंचकर्म हैं। पहला पंचकर्म हम मान लेते हैं अपना है वमन, ठीक। तो जो वमन है इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति होता है ना उसको उल्टी करवाई जाती है, ठीक है, वॉमिटिंग कराई जाती है। तो उससे क्या होता है, जो उसके अमाशय में जो दूषित पदार्थ भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, उसको उल्टी कराना, वॉमिटिंग कराना ये शामिल होता है, ठीक है। तो वमन का मतलब क्या हुआ, उल्टी कराना, ठीक है। अब उसको कौन सा दोष है तब ये कराएंगे, अगर उसको कफ दोष उसके अंदर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या कराएंगे, वमन करवाएंगे। वमन की विधि क्या है, उसमें उसको वॉमिटिंग करवाएंगे, उसको ऐसा, उसको क्या, जैसे कई लोग मतलब कई लोग तो गले में उंगली डाल के कर लेते हैं, ठीक है, किसी को ऐसा वो उसको खाद्य पिलाया जाएगा जिससे उसको उल्टी हो जाए, सब पेय पिलाया जाएगा जिससे उसको उल्टी हो जाए। तो ऐसे लक्षण क्या दिखेंगे जब उसको वमन कराया जाए, तो अगर उस व्यक्ति को अस्थमा, दमा, ठीक है, सर्दी, खांसी ये सब निरंतर बना रहता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए पंचकर्म में वमन
जो विधि है उसका प्रयोग करते हैं। फिर विरेचन। विरेचन में क्या होगा कि औषधि दी जाएगी उसको एक, ठीक है। और जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान कुछ खा लेता है या फूड पॉइजनिंग ऐसा कुछ हो जाता है, उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, तो या फिर कुछ ऐसी गोलियां आती हैं जिनसे व्यक्ति को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो विरेचन में क्या किया जाता है, जो अमाशय में पदार्थ था, देखिए जो वमन में क्या हुआ, जो उसके अमाशय में जो अनडाइजेस्टेड फूड था, इस टाइप चीज़ थी, वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ गई। अब विरेचन में क्या होगा, जो उसके छोटी आंत, बड़ी आंत यहाँ से होते जो गुदा द्वार के बीच में कुछ अगर ऐसा अपच पदार्थ या फिर टॉक्सिक चीज़ें जमा हो रखी हैं, तो उसको ऐसा खाद्य या पेय कुछ भी दिया जाएगा जिसको उसको खाने के बाद या पीने के बाद उसे क्या होंगे, लूज मोशंस लगेंगे, और उसमें उसको जो लूज मोशंस होंगे उससे गुदा द्वार से उसके शरीर की जो गंदगी है, पेट की जो गंदगी, वो निकल जाएगी, ठीक है। किस व्यक्ति को विरेचन कराया जाता है, जिसका पित्त दोष जो है वो बढ़ा हो, ठीक है। उसके लक्षण क्या होंगे, जिस व्यक्ति को अगर विरेचन लग रहा है, जिसको विरेचन करवाना चाहिए, तो उसके लक्षण क्या होंगे, उस व्यक्ति को गर्मी बहुत लगती होगी, जलन रहती होगी शरीर में, त्वचा संबंधी विकार होंगे, ठीक है, बीमार होगा, जॉइंडिस होगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए विरेचन इस्तेमाल किया जाता है। अगला होता है बस्ती, जिसे एनिमा भी कहते हैं, ठीक है। किस दोष से ग्रस्त व्यक्ति को कराएंगे, वात दोष से। जो व्यक्ति वात दोष से ग्रसित है उसे बस्ती कराएंगे। क्या विधि होगी इसकी, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने गुदा द्वार से औषधियाँ जो हैं शरीर में प्रवेश कराता है, ठीक है। और जब वो गुदा द्वार से शरीर में औषधियाँ प्रवेश कराता है, तो उस औषधि में पानी, किसी किसी में ऑयल, किसी किसी में दूध, और इन सब में अलग अलग तरीके से चीज़ें शामिल रहती हैं, एक लिक्विड रहता है, और व्यक्ति अपने उसको गुदा द्वार में प्रवेश कराता है, और उसके बाद वो गुदा द्वार से उसके अमाशय तक में इन जगहों पे वो प्रवेश करता है। और जब वो प्रवेश करता है तो कुछ क्षण बाद उसको फिर क्या होता है, उसका जो है गुदा द्वार से मल जो है वो परित्याग हो जाता है, और फिर व्यक्ति का जो भाग है नीचे का, जिसमें आपका बड़ी आंत, छोटी आंत और ये गुदा द्वार सब शामिल हैं, तो ये सब से गंदगी जो है चली जाती है। कैसे व्यक्ति को बस्ती एनिमा कराना चाहिए, क्या लक्षण दिखे उसके, तो उसको जोड़ों का दर्द रहता हो, ठीक है, उस व्यक्ति को लकवा मारा हुआ हो, ठीक है, उस व्यक्ति का मुंह टेढ़ा हो, उस व्यक्ति का पेट फूला हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे लोगों को कराना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है नस्य। नस्य में क्या होता है, अब इसमें कुछ दोष वाली चीज़ नहीं है। नस्य में मेनली ये है कि व्यक्ति जो होता है उसके नाक से, एक नाक से औषधि डाल के दूसरे नाक से निकाला जाता है, ठीक है। तो नाक में जो है औषधि डाला जाता है, तो इससे क्या होता है, उसका ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ एक्सेट्रा जो पार्ट है ये सब जो है सही हो जाता है। तो ENT पार्ट में उसे कुछ समस्या होती है, ठीक है, ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नस्य पंचकर्म कराया जाता है। इसके बाद आता है रक्त मोक्षण। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके चेहरे में बहुत पिंपल्स हैं, ठीक है, वो कुछ भी खाते हैं तो वो मतलब कुछ भी सेवन करें, अच्छा चीज़ खाएं, बुरा चीज़ खाएं, वो हमेशा क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं वो, ठीक है, और उनके चेहरे में हमेशा आपको पिंपल्स दिखेंगी, तो ये सब चीज़ें उनकी समस्या रहती है। तो रक्त मोक्षण वो लोगों के लिए कराया जाता है। तो उनका जो ब्लड जो है वो ख़राब हो रखा है, तो जिस पोर्शन का ब्लड ख़राब है, तो कई कई क्या करते हैं, उसमें ट्यूब्स लगा देते हैं, ऐसे आपने ट्यूब्स देखे होंगे, या फिर जोंक जो होते हैं उनको उस एरिया पे छोड़ दिया जाता है, और फिर वो उस गंदे खून को सक कर लेते हैं, ये उसमें विधि होती है, ठीक है। तो त्वचा संबंधी विकार जो इनको होते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप रक्त मोक्षण कराएं। तो ये एक पंचकर्म के बारे में आपको मैंने पूरा एक ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा। अब कुछ एडवांटेजेस हैं इसके जो आपको समझ लेने चाहिए। तो भाई डीप डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, विशुद्धिकरण हो जाता है पूरा, ठीक है, मतलब विषाक्त पदार्थ जो है, अमा जो है वो निकल जाता है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्रतिरक्षा जो है आपका, उसको प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र को मजबूत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार करता है, चयापचय को बढ़ाता है, पाचन अग्नि को संतुलित करता है, ठीक, दोषों को संतुलित करता है,
वात पित्त कफ इनके बीच सामंजस्य को पुनर्स्थापित करता है। ये मानसिक स्पष्टता लाता है, तनाव चिंता इनको कम करता है, ध्यान को बढ़ाता है। फिर शरीर और मन को फिर से जीवंत करता है ये इसके एडवांटेज है। इसके बाद एंटी एजिंग, तो अपक्षयी प्रक्रियाओं को धीमा करता है और दीर्घायु का समर्थन करता है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम योगा वगैरह का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसको करेंगे। तो आई होप सो आपको पंचकर्म पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।